Hello students, this is the new topic amphibians in general. एम्फीबिया इन जनरल में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एम्फीबियंस होते हैं, कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ था और पेरेंटल की। फर्स्ट वन इज द ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। ओरिजिन कहाँ से हुआ था और कब हुआ था। क्लास एम्फीबिया इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर क्या होती है, वर्टिब्रेज होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। एंड इंक्लूड्स द स्मॉलेस्ट टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स मीन्स टेट्रा होते हैं फोर, पोड्स मीन्स पैर, जिसके क्या होते हैं फोर लिम्स होते हैं, दो हाइंड लिम्स एंड द दो क्या होते हैं उनके फोर लिम्स होते हैं, टू फोर लिम्स एंड टू हाइंड लिम्स। दैट वन इज द टोटल फोर एंड दैट वन इज नोन एज द टेट्रापोड्स। और उस सब में क्या है, एम्फीबियंस क्या है, सबसे छोटी क्लास है। 5 क्लास आती हैं उसके अंदर, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड द मैमल्स। ये टेट्रापॉड्स की 5 क्लास है, जिसमें एम्फीबिया सबसे छोटी क्लास है। मोस्ट ऑफ दीज आर एम्फीबियस इन देयर हैबिटेट एंड कैन लिव बोथ इन द वाटर एंड द लैंड्स। एम्फीबियंस का मतलब ही यही होता है, एम्फी मतलब बोथ, बोथ मतलब कि इनका रहने का जो हैबिटेट है, जो हैबिटेट जिसको हम बोलते हैं, वो एक्वेटिक भी है और क्या है उसके साथ साथ वो वाटर भी है, वाटर के साथ भी, वाटर में भी रहते हैं और ये क्या है टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के साथ भी रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं एम्फी। एम्फी मतलब बोथ। फ्यू मेंबर्स आर परमानेंटली फ्रेश वाटर बट नो मेंबर इज फाउंड इन द सी। सी के अंदर एम्फीबिया ग्रुप का कोई भी मेंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, एक स्किन होता है, एक ऑर्गन जो होता है वो स्किन के साथ भी रेस्पायर करते हैं, और साल्ट होता है, सी के अंदर साल्ट होता है, तो उस सॉल्ट कंसंट्रेशन अधिक होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी स्किन है जो, वो क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाएगी, वाटर क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा बॉडी से, एक्जोस्मोसिस हो जाएगी। उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे अडेप्टेशंस में क्या होता है, कोई भी मेंबर इसका सी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। दीज आर कार्निवोर्स। इनका कार्निवोर्स हैबिट होती है। और पेंटाडेक्टाइल एंड एमनिएट टेट्रापोड्स। पेंटा मतलब 5, जो 5 डिजिट्स होती हैं 4 लिम्स के अंदर, हैंड लिम्स के अंदर जो डेक्टाइल्स 5 डिजिट्स हो, जैसे हमारे हाथ और पैर होते हैं, उनके अंदर 5 डिजिट्स होती हैं, तो वो क्या होते हैं पेंटाडेक्टाइल्स। एंड एमनिएट्स। एमनियोन कैविटी नहीं होती है इनके अंदर। एमनियोन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इनको एन एमनियोट बोला जाता है। और टेट्रापोड्स मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसके 4 लिम्स होते हैं, 2 4 लिम्स, और 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 4 लिम्स एंड द 2 हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन हाइंड लिम्स और 4 लिम्स के अंदर 5 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको पेंटाटेक्टाइल बोला जाता है। पीरियड ऑफ ऑरिजिन्स। इनका ओरिजिन कब हुआ था, जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि इवोल्यूशन कब हुआ था, ओरिजिन कब हुआ था, तो एम्फीबियंस ओरिजिनेट ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड। ये डेवोनियन पीरियड के अंदर ओरिजिन हुआ था, और डेवोनियन पीरियड के बोला जाता है एज ऑफ फिशिज। एज ऑफ फिशिज मतलब क्या कि फिशिज बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर, डेवोनियन पीरियड के अंदर, और इसी के अंदर एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ था। इन चीज़ों में डिफरेंस है कि एज ऑफ एम्फीबियंस इज डिफरेंट एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस इज डिफरेंट। ओरिजिन की वो जब पहली बार बने हैं, ओरिजिन हुआ है, और एज मतलब जब उसमें नंबर सबसे ज़्यादा था, पीक पे था, उसको हम बोलते हैं एज। तो एज ऑफ फिशिज के लिए हम डेवोनियन पीरियड बोलते हैं, और ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस के लिए भी हम क्या है डेवोनियन पीरियड बोलते हैं। दे फ्लरिश थ्रू आउट द कार्बोनिफेरस एंड द पर्मियन पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक एरा। अगर किसी ने टाइम स्टडी पढ़ी है तो उसमें पहले एराज आते हैं और उनके अंदर पीरियड्स आते हैं। तो पैलियोजोइक एरा के अंदर 2 पीरियड है, कार्बोनिफेरस एंड द पर्मियन पीरियड। तो उन दोनों पीरियड्स के अंदर क्या है, ये फ्लरिश मतलब बहुत ज़्यादा नंबर इनका बढ़ा है। अपर कार्बोनिफेरस पीरियड कॉल्ड द पेनिनसुलावियन पीरियड एंड कॉल्ड द एज ऑफ एम्फीबियंस। ये क्वेश्चंस डिफरेंट है। ये हाँ ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस इज द डेवोनियन पीरियड एंड द एज ऑफ एम्फीबियंस इज द पेनिनसुलावियन पीरियड। और किस पीरियड का है ये, अपर कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर। कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस की ओरिजिन क्यों हुआ था, कोई भी चीज़ जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो चीज़ें किसी रीजन से आगे अब चेंज करते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये पाइसिस से चेंज हो गया है, फिशिस से चेंज हो गया है, लेकिन क्यों। तो डेवोनियन पीरियड के अंदर क्या कहा था, व्हेन द फिशिस वर डोमिनेटेड वर्टिब्रेट्स, बहुत ज़्यादा थी। हमने कहा है कि एज ऑफ फिशिस क्या है, डेवोनियन पीरियड में था, एंड वाज एन एज ऑफ ग्रेट क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी।
अब एक चीज वहां पर ज्यादा होगी है तो वहां पर क्या हो जाता है, किसी भी जगह पर जब नंबर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बढ़ जाता है तो वहां पर फूड के लिए कंपटीशन, ब्रीडिंग के लिए कॉम्पिटिशन्स, हैबिटेट के लिए कॉम्पिटिशन्स वो बढ़ जाता है। तो इसको हमने क्या बोला, क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी। Due to the violent extremes of the food and the drought, the freshwater streams and the lagoons alternate with the drylands. अब जब चीज़ें बढ़ रही हैं और ड्रॉट कंडीशंस की फूड की जो एक्सट्रीम्स ज़रूरत हो गई है, ड्रॉट कंडीशंस आ गई, सूखा होने लग गया है वहाँ पर, तो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और कुछ लेग्यूम्स क्या है ड्राई लैंड्स में चेंज हो गए। तो उससे डेसिकेशन पीरियड के अंदर, उस सूखे पीरियड के अंदर क्या होता है कि एनवायरमेंट्स में ऑर्गेनिजम्स जब सर्वाइव करने के लिए करते चेंज किया, विच पोजेसेस द फिजियोलॉजिकल एंड द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस टू चेंज्ड कंडीशंस। अपने आप को चेंज कर रहे हैं जब वो, उसी ड्यूरेशंस में उन्होंने कैसे चेंज किया, फिजियोलॉजी भी चेंज की, अपनी कुछ स्ट्रक्चर्स अडेप्टेशंस भी किए, किसी एनवायरनमेंट में, इस डेसिकेटेड एनवायरनमेंट्स में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जब चेंजेज किए जाते हैं, और उन चेंजेज के बाद क्या है, पाइसिस से एम्फीबियंस से क्या है डेवलप हुए, ओरिजिन हुआ। ये ओरिजिन के रीजंस हैं क्योंकि इनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक अपने आप को चेंज नहीं करें, चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ अगर आप चेंज नहीं होगे तो आपका विलुप्त होना, आपका विलुप्त होना तय हो जाता है, क्योंकि आप उसमें अडप्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपकी डेथ श्योरिटी हो जाती है, धीरे धीरे आपकी स्पीसीज एंडेंजर्ड कंडीशंस में आ जाएंगी, फिर वो क्या बिल्कुल एंडेंजर्ड कंडीशंस के साथ साथ वो क्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या हम अडप्टेशंस करते हैं, तो वही क्या है पाइसिस ने चेंज किया, और पाइसिस चेंज करके एम्फीबियंस में डेवलप हो गए। तो चेंज टू सपोर्ट द टेरेस्ट्रियल लोकोमोशंस, अब हम कह रहे हैं तो उनमें से कुछ सपोर्टिंग एविडेंसेस भी चाहिए होते हैं, एविडेंस के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को क्या है फिर सुटेबल एक सीरीज में उसको एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द इलेबोरेशन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस इन द स्कल, कि जो पाइसिस थे, जो फिशिस थे, उनमें क्या है स्कल के अंदर का चेंज हुआ। लोअर जा डेवलप एंड इलेबोरेटम मस्कुलर, लोअर जा के अंदर मस्कुलेचर है वो बढ़ गया। ग्रेटर ऑसिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम टू सपोर्ट द बॉडी वेट, क्योंकि ये जो पाइसिस का लोकोमोशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एम्फीबियंस, तो उसमें ऑसिफिकेशन जरूरी हो गया है वर्टिब्रल कॉलम का, क्योंकि वो वर्टिब्रेज के अकॉर्डिंग क्या है जो उनका लीपिंग का मोमेंट्स थे वो क्या है वो कर रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ द प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी सैक कैपेबल ऑफ द अब्सॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द एरियल रेस्पिरेशंस। अब क्या है प्रिमिटिव सैक, रेस्पिरेटरी सैक जो पहले प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले आए थे, वो रेस्पिरेटरी सैक क्या है चेंज हुए, उन्होंने अपने आप को क्या किया डेवलपमेंट किया। क्यों? क्योंकि पहले जो पाइसिस थे वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रही थी, वो वाटर सरफेस से ले रही थी, वाटर बॉडीज से ले रही थी, और जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो ले रही थी। अब क्या है एरियल रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस को भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दैट वन इज डेवलपमेंट ऑफ द प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी सैक। इन द मोनिफिसेस द प्रिमिटिव लंग्स आर इवोल्व्ड इनटू द स्विम ब्लैडर। जो बोनीफिसेज होते हैं उनके अंदर स्विम ब्लैडर होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको बायोन्सी भी शो करती है, कि जिससे क्या करती है फिसेज जो है अपने आप को उस एनवायरनमेंट में स्टेबल करती हैं, मूव कर पाती हैं उसकी वजह से। तो वो स्विम ब्लैडर क्या है एज ए लंग्स की तरह, प्रिमिटिव लंग्स की तरह उनको बोला जाता है, कि बाद में इसी में चेंज होकर क्या है लंग्स की फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन हुआ था। मॉडिफिकेशन ऑफ द लो फिन्स इनटू द पेंटाडेक्टाइल लिम्स, कोई भी लो फिन्स जो लिम्स थे, सॉरी फिन्स थे जो उसके अंदर पाइसिस के अंदर, उन्होंने पेंटाडेक्टाइल लिम्स ने अपने आप को चेंज कर लिया। टीथ बिकम द प्रीहेंसाइल, मस्कुलर स्टिकी एंड द प्रोट्रूसिबल टंग्स वाज डेवलपमेंट टू कैप्चर द प्रे। प्रोट्रूसिबल टंग होती है इनके अंदर, कि जो टंग होती है वो पीछे की तरफ क्या है प्रेजेंट होती है और आगे की तरफ क्या फिक्स होती है, और जब भी किसी भी प्रे को पकड़ लेते हैं तो ये आगे से इस तरीके से जीभ क्या है कि बॉडी से बाहर आ जाती है, माउथ से बाहर आ जाती है, जिससे वो उनको दूर के जो प्रे होता है उसको भी अच्छे से वो कैप्चर कर पाते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम वाज लॉस्ट इन द अर्ली लैंड लिविंग अबाउट एम्फीबियन अडल्ट एम्फीबियंस। तो लेटरल लाइन सिस्टम जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है पाइसिस के अंदर, जिस तरीके से हम फिश इस तरीके से बनाते हैं तो उसमें बीच में इस तरीके की एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, दैट वन इज द लेटरल लाइन सिस्टम। और उस लेटरल लाइन सिस्टम में क्या करते हैं वो एक उसका सेंसेशन का काम होता है, तो उसमें को वो क्या है धीरे धीरे लॉस्ट हो गया और अडल्ट एम्फीबियंस के अंदर क्या है वो बिल्कुल खत्म हो गया। स्किन वाज हेवनली केराटिनाइज्ड, स्किन क्या है फिशेस के कंपैरिजन में केराटिनाइज्ड हो गई है,
क्योंकि अब क्या है वो वाटरी सरफेस की बजाय लैंड सरफेस में है, टेरेस्ट्रियल सरफेस में है, और टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या है वो जल्दी से सूख जाएगी, डेसिकेट हो जाएगी। उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या है उसके ऊपर केराटाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या है सरफेस थोड़ा सा स्मूथ नहीं होता, रफ रफ सा होता है। स्पोर्टिंग एविडेंस इन द ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेज, ये तो देखिए उसके हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो डेवलप हुए हैं। अब फिशेज से डेवलप हुए हैं, ये कैसे वो एविडेंसेस कैसे सपोर्ट करते हैं इसको? बोथ आर पोइकिलोथर्मिक एंड द कोल्ड ब्लडेड, दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो वो क्या कर जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, या तो एस्टिवेशन हो जाता है उनका, या फिर वो या तो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, या फिर वो समर स्लीप में चले जाते हैं। तो दोनों के दोनों क्या है, पोइकिलोथर्मिक है। बोथ शो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी करते हैं। प्रेजेंस ऑफ द डर्मल स्केल्स इन द फिशेज एज वेल एज द एपोर्ट्स, एपोर्ट्स एक सब क्लास है इसकी एम्फीबियंस की, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये माना जाता है कि ये डर्मल स्केल्स पहले फिशेज में प्रेजेंट होते थे, तो जो एम्फीबियंस में आए हैं तो वो कहाँ से आए हैं, उनका ओरिजिन उसी से हुआ है, इस वजह से। लेटर लाइन सेंस ऑर्गन ऑफ द फिशेज रिटेन इन द लार्वा ऑफ ऑल एंड द अडल्ट ऑफ एम्फीबियंस। एक वर्डिंग होती है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। जब भी हम डेवलप करते हैं, जब भी हमारी बॉडी फॉर्मेशन चल रही होती है इन द वोम और इन द आउटसाइड द बॉडी, जब हम फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की फर्टिलाइजेशन से लेकर और अडल्ट तक, तो उस ड्यूरेशन में जैसे वो डेवलप हुआ है और जैसे उसका ओरिजिन हुआ है उन चीज़ों को वो रिपीट करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग है वो मंकीज से डेवलप किया था, तो हमारी जो डेवलपमेंट पीरियड होता है इनसाइड द मदर वोम, तो उस ड्यूरेशन में एक बार टेल दिखाई देती है, तो वो क्या होती है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी की। जिस तरीके से हम डेवलप हुए हैं, जब हम डेवलप कर रहे हैं बॉडी के अंदर दोबारा हमारा जो फॉर्मेशन चल रहा है, तो हम उससे पूरे पीरियड्स को पूरा क्रॉस करके आएंगे जिस तरीके से हुए हैं। ये जैसे पहले वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, अब जैसे पाइसिस, अभी अब हम बोल रहे हैं कि एम्फीबियंस जो फिशेज से डेवलप हुए हैं, तो कुछ करैक्टर्स हम फिशेज के इस ड्यूरेशन पीरियड के अंदर अडल्ट बनने से पहले क्या है शो करते हैं। तो उनमें से एक है कि लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, और ये लार्वल फॉर्म्स के अंदर दिखाई देते हैं। लार्वल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एक पीरियड होता है, जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग और इसके बाद अडल्ट, इसके बीच में क्या होता है, लार्वा बनता है। और वो लार्वा क्या करता है, कुछ करैक्टर्स जो पीछे वाले जो उनके जिस ऑर्गेनिज्म से वो डेवलप किए हैं, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, वो शो करता है। तो इस लार्वा के अंदर क्या है, एम्फीबियंस के लार्वा के अंदर लेटर लाइन सेंस ऑर्गन शो होता है। फॉर रिप्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट बोथ डिपेंड अपॉन द वाटर। अभी भी एम्फीबियंस बेशक है, एम्फीबियंस का तो मोड दोनों ही लाइफ में है, तो वो क्या करते हैं, जब भी उनकी डेवलपमेंट होती है और या फिर रिप्रोडक्शन होता है, तो वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देयर एग स्ट्रक्चर एंड अर्ली डेवलपमेंट स्टेज आर सिमिलर, क्योंकि वो एक ही जगह से ओरिजिन हुआ है, तो उनकी एग स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, और कुछ डेवलपमेंट जो स्टेजेज हैं वो शो होती हैं। बोथ आर एनामनियोट्स, उनके अंदर एमनियोन कैविटी या फिर एमनियोन लेयर प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती। तो ये एविडेंसेज हैं जो शो करते हैं कि जो फिशेज हैं उन्हीं की डेवलपमेंट में, उन्हीं में चेंज होकर आगे एम्फीबियंस से डेवलप किए। ये क्लासिफिकेशन है, एम्फीबियंस में कुछ सब क्लास है, जैसे लैम्ब्रियंथोडोंटिया, लेपोस्पेंडाइली और द लिपास एम्फीबिया, लिसा एम्फीबिया। हम ज़्यादातर इसी को पढ़ते हैं कि लिसा एम्फीबिया जो स्मूथ एम्फीबियंस है, जिसमें हम आगे ऑर्डर है एन्यूरा, यूरोडेला एंड द एपोडा। ये हम तीन क्या है इसके ऑर्डर पढ़ते हैं। क्लास हमारे क्या है, एम्फीबियंस हैं, और फाइलम क्या है हमारा, वर्टिब्रेट्स है, जो कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं वो है। तो लैम्ब्रियंथोडोंटिया के अंदर तीन अलग से ऑर्डर हैं, स्थियोस्टेंगिलिया और टेम्नोस्पोंडाइली एंड द एंथ्राकोस्फेरिया। तो ये आपको इस तरह याद करना है कि एम्फीबियंस के अंदर एन्यूरा, यूरोडेला एंड एपोडा ये ऑर्डर्स हैं, और इनके आगे सब क्लासेज आगे स्पीसीज हैं वो डिफरेंस है, इनके जीनस है जो वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक और इसके साथ कि पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर कैसे शो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे, पेरेंटल केयर से। पेरेंटल केयर एसेंशियली इंक्लूड्स द केयर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, या तो हम फर्टिलाइज्ड एग की केयर करते हैं वो,
या फिर केयर ऑफ न्यूली हैच्ड और बोर्न यंग वंस। कब तक? टिल इट बिकम एन इंडिपेंडेंट अडल्ट कैपेबल ऑफ फेंडिंग फॉर इटसेल्फ। वो उसको जब तक केयर करते हैं जब तक वो अपने आप कैपेबल नहीं हो जाते अपनी चीजों को फेंडिंग करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज्ड एग की केयर करे या फिर न्यूली हैच की केयर करे या फिर यंग वंस तक केयर करे। जब तक वो खुद के लिए कैपेबल नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी केयर की जाती है। तो दो ही केसेस में हम केयर कर सकते हैं, दो ही तरीके से, केयर ऑफ एग्स एंड द केयर ऑफ यंग वंस। हम स्पेशली इसमें पढ़ेंगे तो वो सिर्फ एम्फीबियंस के केसेस में पढ़ेंगे। अदरवाइज पेरेंटल केयर इन फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स और बर्ड्स, इन सब के अंदर आती है। हम यहाँ सिर्फ एम्फीबियंस की पढ़ेंगे। तो केयर ऑफ एग्स, एम्फीबियंस डिपिक्ट वास्ट वैरायटी ऑफ द नेस्ट। नेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं एम्फीबियंस। अकेले बर्ड्स ही नहीं है जो नेस्ट बनाते हैं, एम्फीबियंस में भी होते हैं। जैसे ट्राइटोन है, मेक द नेस्ट यूजिंग द शूट ऑफ लीव्स, और वहाँ पर क्या है, फीमेल है, एग ले करती है। कायरोमेंटिस है, इसमें फीमेल क्या करती है, फोमी मास ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज आइदर बिटवीन रूट्स और इन द कैविटी फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ लीव्स। उसमें क्या करती हैं, ये इकट्ठा कर लेते हैं, कैविटी बना लेते हैं लीव्स से इकट्ठा करके, और उसके अंदर क्या है, ये एग ले करते हैं। कि इसकी वजह से क्या, जो इनका प्रे है, जो इनका प्रेडेटर है, वो इनको देख नहीं पाता है, इनकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप कर जाते हैं। इन द ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग, मेल प्रिपेयर ए क्रिएचर आउट ऑफ मड इन द शैलो पॉन्ड, फीमेल ले एग्स इन इट, और फीमेल क्या करती है, उसके अंदर एग ले करती है। इनमें आपको ये एग्जाम्पल्स हैं, ये अच्छे से याद करने हैं। रेकोफोरस सीजागेली के अंदर क्या था, फीमेल मेक देयर नेस्ट टू एग ले इन द मड बैंक्स लाइक स्फेरिकल होल्स। ये अलग अलग हैं, जैसे इसमें स्फेरिकल होल की तरह से बनाता है, इसमें कैविटी की तरह बना रहा है, इसमें सूट्स ऑफ लीव्स के साथ इकट्ठा कर रहा है। तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन स्पीसीज या फिर वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट न्यूली ऑर्गेनिजम्स। उनमें डिफरेंस होता है कि कैसे वो इन चीज़ों को फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देखिए, ये इकट्ठा होकर कैविटी की फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से एग क्या है, ले डाउन कर देते हैं। ये है हेप्टाडेक्टाइल ओसिटाइलिस, बिल्ड ए स्मॉलर दे एंड मड नेस्ट नियर द एज ऑफ पॉन्ड वाटर एंड स्पॉन इन देयर। और वहाँ पर क्या स्पॉनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ एग्स वन टाइम ले डाउन बाय ए फीमेल बॉडी, दैट इज द स्पॉनिंग। इस प्रोसेस को स्पॉनिंग बोला जाता है और उसको स्पॉन बोला जाता है। ये देखिए सैलमेंड्रा, फीमेल डस्क की सैलमेंड्रा कैरीज क्लस्टर ऑफ एग्स रैप्ड अराउंड हर नेक। इसके अपने नेक के चारों तरफ ये अपने एग्स को रखते हैं जब तक इनकी हैचिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये भी क्या है, इनकी केयर ऑफ एग्स है। ये देखिए, अमेरिकन ट्री फ्रॉग ग्लूज द एग्स टू द लीव्स दैट हैंग ओवर वाटर शो दैट द टेडपोल ऑन हैचिंग फॉल स्ट्रेट इनटू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, इस तरीके से ये फॉर्मेशन करता है। ये है फाइलोमेडुसा। और अमेरिकन ट्री फ्रॉग क्या करता है कि जैसे यहाँ पर नीचे वाटर बॉडी है और ऊपर इस तरीके से लीव्स के ऊपर क्या कर देता है, अपने जो एग्स हैं उनको चिपका देता है। और जब भी इनके अंदर से हैचिंग होगी, हैचिंग होते ही नीचे क्या करेंगे, जो लार्वा है वो इस वाटर बॉडी के अंदर डायरेक्ट आएगा, क्योंकि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट इनको बहुत होती है, एम्फीबियंस को भी। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ये स्पॉनिंग की गई है, जो एग्स है वो बहुत सारे इकट्ठे हैं। ये देखो ट्री, ये जो फ्रॉग है वो लीव्स के साथ बिल्कुल कलर मैच किए हुए हैं। ये क्या है, यहाँ पर एग्स प्रेजेंट है इनकी। तो ये इस पे क्या है, इस तरीके से करते हैं। और लीफ नेस्ट, फाइलोमेडुसा के अंदर क्या था, साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग, मार्जिन ऑफ लीव्स आर फोल्डेड टू द नेस्ट। इस तरीके से क्या है, लीव्स को फोल्ड करके क्या कर लेता है, उनको एक नेस्ट की फॉर्मेशन करता है। और लीफ के पास क्या कर देता है, ये ग्लू कर देता है, उनको चिपका देता है बाय द क्लोइकल स्क्रीशन। क्लोइका क्या होता है, एक कॉमन ओपनिंग होती है रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव और सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कॉमन ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड क्लोइका। तो उस क्लोइकल सीक्रेशंस के थ्रू क्या कर देता है, अपने एग्स को यहाँ पर क्या है, ग्लू कर देता है, चिपका देता है। इट हैज़ एन अपर्चर टू द बेस एंड द नेस्ट ओवरहैंग वाटर एरिया। और ये क्या कर देता है, इस वजह से ये यहाँ पर सेव होते हैं और बाद में जब इनकी हैचिंग होती है तो डायरेक्ट ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में चली जाते हैं। ब्राजील ट्री फ्रॉग, मेल प्रिपेयर ए क्रिएचर आउट ऑफ मड इन शैलो पॉन्ड्स। ये होता है ब्राजील ट्री फ्रॉग। इसमें ये क्या करते हैं, एक मेल है जो वो सेलो पॉन्ड्स के अंदर एक इस तरीके का होल्स या फिर क्रिएचर बनाता है, जिसमें फीमेल बाद में एग ले कर देती है, जिससे वो वहाँ पर सेफ होते हैं। केयर ऑफ एग्स में मिडवाइफ टॉड जो होता है,
एलाइटस जिसको हम बोलते हैं मेल का अराउंड देयर थाइस में क्या कर देता है, ये अपने एग्स को चिपका के रखता है। फाउंड इन द फ्रांस एंड द इटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग्स आर रैप्ड अराउंड द बैक ऑफ देयर थाइस ऑफ द मेल एंड ही विड्रॉ हिमसेल्फ इनटू ए होल नियर द pond. When the eggs are ready to hatch, the male carries them to the nearest water where their larva comes out. बाद में क्या कर देता है, ये फर्टिलाइज्ड एग को अपनी बॉडी के साथ अपनी थाई पे इस तरीके से रैप करके रखता है। जब हैचिंग होने को होती है, जब उसका टाइमिंग आता है, तब ये क्या है, नियरेस्ट वाटर बॉडी के पास चला जाता है और वहाँ पर इसके लार्वा क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक वाटर बॉडीज के अंदर चली जाती है। Amphibians like the Nectropharylidus, Salamandra are ovoviviparous. The female keep their eggs in the oviduct. ओवोविविपारस की वो एग्स भी ले करते हैं और यंग वंस को भी बर्थ करते हैं। ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स को ओविडक्ट के अंदर डाल रखते हैं और बाद में यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो ये भी क्या है, एक केयरिंग है और केयरिंग का ही पार्ट है। ये देखो हाइला, फीमेल्स कैरीज एग्स टू देयर बैक इन इंसिपिएंट ब्रूड पाउचेज। इस तरीके से अपनी स्किन को फोल्ड करके पाउचेज बना लेता है जिसके अंदर अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को कंप्लीट यहाँ पर हैचिंग तक इसको बिल्कुल सेफ रखता है। द यंग्स कम्स आउट एज ए फुली फ्लैश्ड फ्रॉग बट विद टेल। यहाँ पर टेल के साथ आते हैं, बाद में इनकी टेल क्या है, रिमूव हो जाती है, वो रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू। Rhacophorus maculatus. Just after laying of eggs, the surrounding water is made frothy by the wrangling environment of the hind limbs, so that eggs are prevented from desiccation and also escape the shy of enemy. Both male and female participate in this process. तो ये क्या कर देते हैं, वाटर को ही मडी सा बना देते हैं जिसमें वो दिखाई नहीं देता अपने फोर लिम्स को यूज करके, जिससे जो एग्स है वो डेसिकेट भी नहीं होते हैं और एस्केप इन द साइट ऑफ एनिमी। उनका जो एनिमी है वो उसको देख भी नहीं पाता है, जिससे वो क्या है, बच जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट, हाइला के अंदर ये दिखा है, सेलो वाटर के अंदर क्या है ना, इस तरीके से छोटा सी जगह पर नेस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। पेरेंट्स डिग ए स्मॉल होल इन द मड फॉर डेवलपिंग एग्स एंड द सरप्लस मड एक्ट एज ए वेल। तो साइड की मड है जो उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसको एक्वेटिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ये हाइला फाइबर के अंदर होता है। ये स्पीसीज मेन है कि किसके अंदर क्या फॉर्मेशन होती है। In case of the marsupial frogs, female keeps the eggs in the brood pouches. ये देखिए, ये स्किन के फोल्ड्स बना के क्या करते हैं, मार्सुपियल फ्रॉग्स जो होते हैं वो उसमें रखते हैं एग्स को। ब्रूड पाउचेज फॉर्म्ड ऑन हर बैक फ्रॉम ए फोल्ड ऑफ स्किन। दिस पाउचेज ओपन पोस्टीरियरली, ये बॉडी से बाहर पीछे की तरफ ओपन होते हैं। फीमेल सिरिनम टॉड, जिसको पीपा पीपा बोलते हैं, ये भी क्या करता है, कैरी एग्स इन द स्किन फोल्ड्स बैक हर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग स्टेज। ये क्या करते हैं, स्किन फोल्ड्स के अंदर अपने एग्स को प्रेजेंट करके रखते हैं जब तक उनकी हैचिंग नहीं होती। मेल ट्री फ्रॉग्स राइनोडर्मा डार्विनी यूटिलाइज द एनलार्ज वोकल सैक। ये क्या करता है, वोकल सैक्स को एनलार्ज कर लेता है और अपने एग्स को तब तक रखता है टिल देयर हैचिंग, जब तक उनकी हैचिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो ये डिफरेंस अलग अलग क्या है, उसके ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग्स की केयर करते हैं। केयर ऑफ यंग वंस, मार्सुपियल फ्रॉग्स एंड द सेरिनम टॉड प्रोटेक्ट नॉट ओनली द एग्स इन द स्किन बट आल्सो द टेडपोल दैट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देयर एंड लीव्स द पाउचेज ओनली द टेललेस अडल्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग वंस इसको एग्स की ही केयर करते हैं, यंग वंस की भी केयर करते हैं, जैसे मार्सुपियल फ्रॉग और पीपा जो सेरिनम टॉड है वो क्या करता है, स्किन फोल्ड्स के पाउचेज के अंदर मेटामॉर्फोसिस भी कंप्लीट करवाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जो लार्वा होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उससे कंप्लीट अडल्ट बनता है। जब ये चेंज होता है, लार्वा से अडल्ट बनने के जो चेंज होते हैं, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये सारा मेटामॉर्फोसिस भी क्या है, वो कंप्लीट करवाते हैं। तो इसमें दो ही केसेस थे हमारे, केयर ऑफ एग्स एंड द केयर ऑफ यंग वंस। ये हमारा सारा क्या है, इसमें एम्फीबियंस के बारे में था। अब पेरेंटल केयर का कंक्लूजन क्या है, पेरेंटल केयर ऑकर इन द 10 to the 15% ऑफ एन्यूरॉन्स, जो इसका एक इसका ऑर्डर है एम्फीबियन क्लास का, एक एन्यूरॉन्स के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। फ्रॉग्स एक्सिबिटिंग द ग्रेटर डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। फ्रॉग्स के अंदर क्या ले एग्स इन द वाटर लैंड्स और द अब्डोमेन दैम, इसलिए क्या करते हैं वो पेरेंटल केयर शो करते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट है जिसमें वो केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप
केयर नहीं करेंगे तो आपकी स्पीसीज की आइडेंटिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या है, नेचर ने इन चीज़ों को बनाया है और इसीलिए नंबर ज़्यादा होता है इनका, एग्स है जो इनका नंबर ज़्यादा होता है। पेरेंटल केयर के साथ में और भी क्या होता है, अटेंडेंस प्लस द प्रोटेक्शन ऑफ एग्स ऑन द लार्वा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जुवेनाइल और डायरेक्ट नर्सिंग भी कर सकते हैं ये सारे प्रेडेटर से बचाने के लिए, डेसिकेशन से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए, कोई और पैथोजेंस उन सब से बचाने के लिए, एरिएशन ऑफ एग्स, प्रोविजन ऑफ फूड्स टू द लार्वा, उसको प्रोवाइड करने के लिए, एनहांसिंग सर्वाइवल ऑफ एग्स एंड द लार्वा, इन सबको बढ़ाने के लिए। पेरेंटल केयर की कॉस्ट क्या होती है, फिजिकल रिस्क ही होता है। अगर आप कोई आपका एनिमी है, अगर आपके बच्चों का एनीमी है तो वो आपका भी एनीमी है। अगर वो आपके बच्चों को एज ए फूड यूज करता है, अगर आप उनसे वो नहीं देंगे तो आपको एज ए फूड यूज करेगा। तो ये क्या है, फिजिकल रिस्क है। और एनर्जेटिक कॉस्ट, कि अपना ज़्यादा टाइम क्या करते हैं फिर वो उसको बचाने में लगाते हैं, जिससे उसकी बॉडी की एनर्जी क्या है, ज़्यादा यूज होती है। डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फ्यूचर रिप्रोडक्शंस, अब उसमें ज़्यादा केयर उसकी करेगा, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा तो फ्यूचर में रिप्रोडक्शन करने के क्या है वो कम चांसेस लेगा। बेनिफिट्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ यंग वंस सर्वाइव कर जाएंगे उनके। इट इम्प्रूव ऑफ स्प्रिंग्स क्वालिटी इन ए वे दैट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ स्प्रिंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शंस। अगर इसने क्या किया, जैसे एक फ्रॉग है और उसने मिनिमम 100 एग्स एक बार में एग ले डाउन किया, फर्टिलाइज्ड एग हैं जो 100 हैं, अगर इसने पेरेंटल केयर इसको शो किया और 90 क्या है इसके लार्वा में चेंज हो गए और अडल्ट में चेंज हो गए, तो ये क्या है, इसकी जो फ्यूचर है इनका वो अच्छा रहेगा। उसके लिए इसकी एनर्जी क्या है, इसके लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, बाद में रिप्रोड्यूस कम करेगा। अगर इसके नंबर 10 नहीं बनते सर्वाइव कर पाते या फिर 50 सर्वाइव कर पाते तो इसकी स्पीसीज की को क्या है, थ्रेट हो जाता, एक्सटिंक्शन का थ्रेट हो जाता, जिससे इसको रिप्रोडक्शन के लिए इसके पास क्या है, फिर इसके ऊपर बर्डन होता है इस चीज़ के लिए। तो वो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, ये नेचर ने इन चीज़ों को अपने आप से ही क्या है सेटअप किया हुआ है। तो ये क्या है कि इन द फ्यूचर व्हेन पेरेंट्स आर विद नो लॉन्गर एसोसिएशन विद ऑफस्प्रिंग, तो रिप्रोडक्शंस के लिए क्या है उनको इसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये इसके बेनिफिट्स भी हैं कि रिप्रोडक्शंस क्या है, उसके ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल क्या है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे हमने इसके करवाए हैं बेटा, ये आप लोगों को इसमें करना है और आप इसको अच्छे से करेंगे। कोई आपके डाउट्स हैं तो आप इसको मेरे को कमेंट्स में बताएंगे।